किसी ने बहुत सही कहा है, पाकिस्तान हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग टेरर व्हाइल इंपोर्टिंग फ्लड्स। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है, एक ऐसा देश है विच डज नॉट गिव अ सेकेंड थॉट बिफोर किलिंग इनोसेंट सिविलियंस। और गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि एक ऐसा देश है जिसको अपने ही टेरिटरी में फ्लो कर रहा अपना ही नदी इंडस नदी को भी कैसे साइंटिफिकली मैनेज करना है उसके बारे में भी कंप्लीटली क्लूलेस है। नमस्कार, स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं हूं भुवन झा और इस डिस्कशन में हम नजर डालेंगे दैट हाउ पाकिस्तान हैज एक्सप्लॉइटेड मर्सीलेसली, इनफैक्ट रूथलेसली, द इंडस रिवर सिस्टम, लीडिंग टू व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज द मर्डर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। बिफोर वी बिगिन, लेट्स लुक एट द बेसिक्स। इंडस नदी जो शुरू होती है तिब्बत से, बोखारचू ग्लेशियर के पास से यह शुरू होती है, सोर्स है इसका यहां पे। उसके बाद ये इंडिया की तरफ फ्लो करती है, फ्लोइंग थ्रू लेह लद्दाख इन द इंडियन टेरिटरी। उसके बाद ये चिल्लर रीजन, दार्दिस्तान पाकिस्तान का एक एरिया है, वहां चिल्लर से होते हुए फाइनली पाकिस्तान में एंटर करता है। अब यहां पे थोड़ा सा ज्योग्राफी में आपको बतला दूं। सबसे ऊपर में है पाकिस्तान साइड पे खैबर पख्तूनवा प्रोविंस, उसके नीचे है पंजाब प्रोविंस, उसके नीचे है सिंध का प्रोविंस, और उसके साइड में है एक चोलिस्तान डेजर्ट। तो ये जो हमारा सिंधु नदी या इंडस नदी है, ये जब पाकिस्तान में एंटर करता है तो ये खैबर पख्तूनवा, पंजाब और सिंध के रास्ते जाके फाइनली गल्फ ऑफ सिंध में कराची पोर्ट के पास में अरेबियन सी में ड्रेन कर रहा है। जब हमने इसके बेसिक्स को समझ लिए, अब समझते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या रही है, क्या गलती किया है पाकिस्तान ने। यहां पे हमको देखने को मिलता है कि इंडस नदी के कोर्स के ऊपर पाकिस्तान ने अनसाइंटिफिक तरीके से डैम्स, बराजेस, कैनाल्स और एम्बैंकमेंट्स का क्रिएशन किया है। अब अगर आपको यह नहीं पता कि एक डैम और एक बराज का फर्क क्या होता है, तो भाई डैम में हम पानी स्टोर करने की सक्षमता रखते हैं, बराज में हम पानी को स्टोर नहीं करते, वहां गेट्स होते हैं जो ओपन और क्लोज करके हम पानी के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। यूजुअली बराजेस से हम कैनाल्स को फीड करते हैं। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन पाकिस्तान ने काफी लार्ज स्केल पे, काफी बड़े पैमाने पे इस पूरे एरिया में किया हुआ है। अगर आप कुछ डैम्स या बराजेस के नाम्स देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड कि यहां पे चश्मा बैराज है, सुकूर बैराज है, जिन्नाह बैराज है, दो और कैनाल्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, एक है दासू बैराज। तो इस तरह के काफी सारे कैनाल्स और डैम्स और बराजेस पाकिस्तान फुल स्केल पे बनाने पे लगा हुआ है, जिसके चलते आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो भी छोटे बड़े ग्रोथ सेंटर्स हैं वो करीब इसी नदी के आसपास हैं। पर यह प्रॉब्लम क्या सिर्फ पाकिस्तान ने खड़ा किया? जी नहीं दोस्तों, एज इट हैपेंस विथ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये एक सौगात है, एक गिफ्ट हमें मिला है फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में देखा गया दैट इन द ईयर 1932 ब्रिटिशर्स ने इसी एरिया में सबसे पहले लॉयड बैराज का निर्माण किया, जिसका नाम आज के टाइम सुकूर बैराज चेंज कर दिया गया है। तो ब्रिटिशर्स का मुद्दा क्या था? क्या फ्री फंड में वो लोग ऐसे बैराज बनाएंगे? जी नहीं। द एम ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। बेसिकली इस पूरे एरिया में इरिगेशन का क्वांटिटी या इरिगेशन का अवेलेबिलिटी था कम। इंडस नदी के आसपास के एरियाज में थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर होता था और मोस्ट ऑफ द एरिया वाज डेजर्ट लाइक। तो इस डेजर्ट लाइक एरिया को अब ग्रीनिंग करना था, जिसके चलते डैम्स, बराजेस, कैनाल्स बनाना शुरू हुआ। मुद्दा क्या था कि जब इरिगेशन बढ़ेगा यानी कि एग्रीकल्चर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर लोग आएंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा। और उसके बाद वही ब्रिटिशर्स का पुराना प्लेबुक कि हमारा एक एग्रेरियन क्लास होगा, उसके ऊपर एक जमींदार क्लास होगा जो रेंट एक्सट्रैक्शन का काम करेगा और ब्रिटिश के रेवेन्यू में अपना योगदान देगा। तो लॉन्ग टर्म एम ब्रिटिशर्स का यही था कि हम इस एरिया को एग्रीकल्चरली रिच बना दें ताकि वो एक रेवेन्यू का सोर्स बन सके। पर 1947 में होता है पार्टीशन और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग देशों की तरह उभरते हैं। पर क्या यह प्रॉब्लम वहां पे खत्म हो गया? जी नहीं। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान ने अपने इस एरिया में इस डैम और बराज के कंस्ट्रक्शन का जो मुहिम है, जो जोर है, वो बनाए रखा। बहरहाल लेट्स गो फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड कि क्योंकि अब यहां पे बहुत सारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो चुका है, जिसके चलते एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। यहां पे पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी यानी कि
हर इंडिविजुअल को कितना पानी अवेलेबल है साल भर का, वो अब 1/10 ही रह गया है एज कंपेयर टू 70 ईयर्स अगो। 1951 में इसी एरिया में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी करीब करीब 5000 मीटर क्यूब था, और वो आज ही के टाइम क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा पर पानी का क्वांटिटी नहीं बढ़ा, तो ये 5000 मीटर क्यूब का जो पानी का अवेलेबिलिटी था वो आज ही के टाइम अब घट के 500 मीटर क्यूब ही रह गया है, जिसके चलते ये आशंका जताई जा रही है कि साल 2025 के अंत तक ये पूरा एरिया वाटर डेफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कहते हैं कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन। पाकिस्तान ने समय भी बहुत सही चुना है इंडिया के साथ पंगे लेने का। खैर, वी विल गो फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ, क्योंकि अब अगर आपके पास वाटर स्ट्रेस है, वाटर डेफिसिट होने वाला है, तो आपको करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। क्या पाकिस्तान स्टेट ने करेक्टिव मेजर्स लिए? जी नहीं दोस्तों, कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन एंड द बेस्ट एविडेंस ऑफ दिस कम्स फ्रॉम आवर वेस्टर्न नेबर्स। यहां पे पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया द ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। अब अगर आप हमसे पूछते हैं कि ये पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी के अलग अलग चीज हैं, तो यू नो द आंसर बेटर। खैर, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर मुद्दा क्या था? दैट वी विल कंस्ट्रक्ट मोर बल्क वाटर ट्रांसमिशन, यानी कि थोक के भाव में हम लोग पानी को और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे ताकि ये वाटर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। यानी कि जिसके चलते प्रॉब्लम हुआ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग वही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। ज्यादा डैम और बराज बनाने के चलते जो प्रॉब्लम्स हुए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ज्यादा डैम, बराज और कनाल बनाने का सोच रहे हैं। सो दिस इज द पाकिस्तानी अप्रोच टू सॉल्विंग दिस वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम। हाउएवर, डिड इट वर्क आउट? नो। इनफैक्ट आप देखेंगे कि रिसेंट पास्ट में, पिछले 10-12 साल में, पाकिस्तान हैज फेस्ड मल्टीपल फ्लडिंग इवेंट्स। काफी दफा वहां फ्लडिंग इवेंट्स हुए हैं। अगर इस सैटेलाइट के मैप के ऊपर आप नजर डालें तो 2021 में जिस एरिया में आप ग्रीन देख रहे हैं, जो ग्रीन एरिया है, वही एरिया साल 2022 में आप देख सकते हैं कंप्लीटली फ्लडेड है। आखिरकार क्या इस डैम, बराज, कैनाल और एम्बैंकमेंट का कोई रोल था पाकिस्तान के फ्लडिंग में? इज देयर साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव दैट देयर हैज बीन थरो मिसमैनेजमेंट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम? एब्सोल्युटली। लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले दोस्तों, जब आप डैम या बराज बनाते हैं तो आप यह ध्यान रखेंगे कि जो नदी है हमारी, वो एक जीवंत एंटिटी है। इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिक एंटिटी। वो रेस्पॉन्ड करती है डिपेंडिंग ऑन कितना पानी होगा और कितना सेडिमेंट होगा। अब जब आप अपस्ट्रीम एरियाज में, यानी कि ऊपरी एरियाज में, फॉर एग्जांपल पंजाब में अगर आप डैम या बराज बनाते हैं, उसके चलते डाउनस्ट्रीम एरियाज में, सिंध में जहां से इंडस नदी जा रहा है, वहां पे सिल्टेशन ज्यादा होता है। सिल्टेशन अर्थात क्या हुआ? पानी में सिल्ट यानी कि फाइन सेडिमेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। वो पानी एक तरीके से गंदा पानी होगा, क्लियर वाटर नहीं होगा। इंडिया के केस में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप गंगा नदी का पानी देखिए हरिद्वार पे, एकदम क्लीन है। पर वही नदी आप जाके पटना या कलकत्ता में, कोलकाता में देखेंगे तो वो सिल्टेड पानी मिलेगा आपको, पूरा सेडिमेंट से भरा हुआ होगा। तो उसका मतलब क्या होता है? इसके चलते हमारे चैनल कैपेसिटी पे नेगेटिवली अफेक्ट पड़ता है। रिवर का जो चैनल है उसमें अगर सिल्ट ज्यादा हो गया तो पानी ओवरफ्लो करेगा, जिसके चलते फ्लडिंग का रिस्क ज्यादा होगा। केस नंबर 1। सिमिलरली केस नंबर 2 समझते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे मिसमैनेजमेंट किया इंडस नदी का अपने ही टेरिटरी में। अब आप जब बाकी के ऊपर एरियाज, खैबर पाख्तूनवा, पंजाब प्रोविंस, सिंध प्रोविंस, ऊपरी एरियाज में जिनको हम अपस्ट्रीम एरियाज कह रहे हैं, वहां पे अगर आप डैम और बराज बना देंगे तो जो लोअर एरियाज हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंध जाके खुल रहा है गल्फ ऑफ सिंध अरेबियन सी में, यानी कि अगर मेरी इंडस नदी में पानी का फ्लो कम होता है तो क्या यह पॉसिबिलिटी है कि अरेबियन सी का पानी अब इंडस नदी के चैनल के अंदर घुसेगा, और घुसने के पश्चात इट विल ओवरफ्लो इन द एडजॉइनिंग कोस्टल एरियाज, क्योंकि नदी के चैनल और अरेबियन सी के बीच में एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ये दोनों एक तरीके से स्टेबिलिटी अचीव करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। पर जितना आप इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उतना पानी का लेवल कम होता जाएगा एट द माउथ ऑफ द रिवर, जिसके चलते आपका सैलिनिटी इंट्रूजन का प्रॉब्लम होता है। खारा पानी, अरेबियन सी का खारा पानी इंडस नदी के चैनल में घुसेगा, कोस्टल ओवरफ्लो होगा, और इन सारे एरियाज में यहां पे ना सिर्फ आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ध्वस्त हो गया, क्योंकि भाई सलाइन पानी है,
सॉल्ट वाटर है, इवेंचुअली वो जब इवेपोरेट कर जाएगी तो सारा सॉल्ट ही तो छोड़ जाएगा लैंड के ऊपर। क्या आप उस लैंड पे एग्रीकल्चरल खेती बाड़ी कर पाएंगे? जी नहीं। सिमिलरली सैलिनिटी इंट्रूजन के चलते ग्राउंड वाटर का कंटैमिनेशन भी हो जाता है, जिसके चलते पॉवर्टी लेवल्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर तरह के प्रॉब्लम्स खड़े होंगे। यही देखा गया पाकिस्तान के केस में भी। अभी आपने थोक के भाव में वहां पे बना दिए हैं बहुत सारे डैम, कनाल, बराज, तो इसके चलते सिंध के एरियाज में, स्पेशली जो अरेबियन सी से लगे हुए हैं, वहां पे सैलिनिटी इंट्रूजन का प्रॉब्लम हो रहा है। थर्ड पॉइंट हम अब समझने की कोशिश करेंगे कि अब जब आप नदी के मॉर्फोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो अब यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, क्योंकि जब फ्लडिंग होगा दोस्तों, तब आपको यह पता चलेगा कि आपके जो एम्बैंकमेंट्स थे, जो आपने एक तरीके से सेफगार्ड बना के रखा था, अगर उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है तो वो तोरी बंद, फॉर एग्जांपल जो बंद हैं हमारे, जो नाले हैं, वो ब्रीच करेंगे तो फ्लडिंग इवेंट और ज्यादा होगा तो और जान माल का नुकसान। और यही देखने को मिला इन द तोरी बंद ब्रीच इन पाकिस्तान। ये तोरी बंद जब ब्रीच किया तो फ्लडिंग इवेंट ज्यादा हो गया, ज्यादा दूर तक पानी गया। इसके चलते इन्होंने कमीशन भी बैठाया था, कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए थे, पर उन रिकमेंडेशंस को डस्टबिन में फेंक दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान एक सिविलियन स्टेट नहीं है। सिविलियंस के जान की कीमत ना उसके अपने स्टेट में कुछ है, और पाकिस्तान की, इंडिया की तो क्या ही बात करने। चौथा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान ने खुद के लिए खड़ा किया है ड्यू टू इट्स मिसमैनेजमेंट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। आप देखेंगे कि यहां पे जितने सारे हमारे धोर्स या नाई हैं, जिनको हम कहते हैं हमारे फ्लड प्लेन और ड्रेनेज चैनल, ये भी अब मिसमैनेज हो गए हैं, जिसके चलते जो पानी फ्लडिंग का आ रहा है वो वापस रिट्रीट नहीं करेगा। एक जगह पे पानी अब स्टैग्नेंट हो गया, जिसमें अब वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होंगे, जिसके चलते आपका इनंडेशन होगा, एग्रीकल्चरल आउटपुट ऑब्वियसली घटेगा। So these are the problems that Pakistan has created for itself due to its mismanagement of the Indus River system. But कहीं जाइएगा मत, क्योंकि एक और मेजर प्रॉब्लम हाल फिलहाल में खड़ा हो गया है। और वो क्या है दोस्तों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बतलाया था कि पाकिस्तान का जब हम ज्योग्राफी देखते हैं तो सबसे पहले है हमारा खैबर पख्तूनख्वा KPK, उसके बाद है पंजाब, पंजाब के नीचे है सिंध, सिंध के नीचे है अरेबियन सी। पंजाब और सिंध के बीच में एक डेजर्ट का एरिया है जिसे हम कहते हैं चोलिस्तान डेजर्ट। इस चोलिस्तान डेजर्ट को भी अब पाकिस्तान अपने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर यहां पे ग्रीनिंग करना चाहता है, इरिगेशन का पानी लाना चाहता है। अब इरिगेशन का पानी भला कहां से लाएगा? वो इंडस नदी का ही। इंडस नदी का अगर पानी लाएगा तो किसको सबसे ज्यादा लॉस है? जो लो लाइंग एरियाज हैं, डाउनस्ट्रीम एरियाज हैं, सिंध का जो एरिया है, उनको सबसे ज्यादा लॉस होगा। उनके हिस्से की पानी जाएगी चोलिस्तान की तरफ, जिसके चलते आप देखते हैं कि पाकिस्तान में आज के टाइम सिंध वर्सेस पंजाब का एक अलग ही डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग इट्स चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स, ये इनका एक फोरम है फेडरल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। जैसे ही भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाला, अगले दिन ही CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, पाकिस्तान का जो एक फोरम है, इन्होंने भी इस चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया, अबेंस में डाल दिया। खैर, आप हमको बताइए, इज इट फेयर टू से दैट पाकिस्तान हैज थॉरली मिसमैनेज्ड इस इंडस रिवर सिस्टम? और इसीलिए इन भारत की तरफ उंगली उठाने से पहले इट वुड बी वेल एडवाइज्ड टू सॉर्ट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। आई होप ये डिस्कशन आपको पसंद आया। प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट